बॉलीवुड की चकाचौंध वाली दुनिया में होकर भी अपनी भक्ति और उदारता के लिए मशहूर एक दिग्गज शख्सियत। मैं बालक तू माता शेरवालिए है अटूटी। फिल्मी दुनिया में फर्श से अर्श तक का सफर तय करने वाले एक ऐसे व्यवसायी और फिल्म निर्माता जिन्हें भगवान में अटूट आस्था की वजह से शोहरत भी मिली और मौत भी। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ठेले पर जूस बेचने वाले इस मेहनती शख्स ने अपनी काबिलियत और जुझारूपन के दम पर बेहद कम वक्त में म्यूजिक इंडस्ट्री पर अपनी बादशाहत कायम कर ली। भाई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे हो रही जय जय। क्या आपको पता है कि इन्होंने कुमार सानू, सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल जैसे कई न्यूकमर शानदार सिंगर्स को मौका दिया और ऐसे दर्जनों कलाकारों को म्यूजिक इंडस्ट्री में नाम बनाने में बहुत मदद की। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार। दिल है कि मानता नहीं, जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो और आखिर क्या वजह रही कि शिव भक्त इस कलाकार को मंदिर की सीढ़ियों पर ही गोलियों से भून डाला गया और फिल्म इंडस्ट्री का एक नगीना दुनिया छोड़कर चला गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बताएंगे इस म्यूजिक किंग की जिंदगी के स्ट्रगल, फेम और मौत की पूरी दास्तान। आप देखते रहिए बॉलीवुड के रोचक किस्से वेदिका के साथ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पूरे देश में कैसेट किंग के नाम से मशहूर गुलशन कुमार दुआ उर्फ गुलशन कुमार की। गुलशन कुमार का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने एक ऐसी छवि उभरती है जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान और होठों पर भगवान के भजन होते थे। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। इनकी जिंदगी काफी स्ट्रगल से भरी रही, जिसमें शुरुआती जिंदगी बेहद गरीबी और मजबूरियों के नाम रही, लेकिन फिर इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसी मजबूत जगह बनाई जो आज 40 साल बाद भी कायम है। उसूलों के पक्के गुलशन साहब ने अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया और बुराई और गुंडागर्दी के आगे कभी घुटने नहीं टेके। इन्होंने अपनी सादी और भक्तिमय जिंदगी के साथ साथ बुराई से लड़ते हुए मिली मौत से लोगों के सामने एक मिसाल पेश की। करने वंदन चरणों में बजरंगी, दर पे हम तेरे रोज आएंगे। और शायद यही वजह रही कि आज इनकी कंपनी टी सीरीज देश की सबसे बड़ी म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल है और पूरी दुनिया की टॉप म्यूजिक कंपनीज में शुमार है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गुलशन कुमार की शुरुआती जिंदगी और फैमिली बैकग्राउंड की। गुलशन कुमार का जन्म 5 मई 1951 को दिल्ली के दरियागंज में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबहान था और मां का नाम कहीं मेंशन नहीं मिलता। गुलशन कुमार के परिवार में भगवान शिव और मां वैष्णो देवी की पूजा हुआ करती थी। इनका बचपन बेहद गरीबी में गुजरा, लेकिन तंगी के माहौल में भी इनके परिवार की भगवान में गहरी आस्था रही और घर के भक्तिमय माहौल ने गुलशन के अंदर भी भगवान के प्रति श्रद्धा के बीज बोए। गुलशन के पिताजी दिल्ली के दरियागंज में एक जूस की दुकान चलाते थे। जब गुलशन थोड़े बड़े हुए तो ये भी उस जूस की दुकान में काम करके अपने पिताजी की हेल्प करने लगे। उस जमाने में रेडियो के अलावा संगीत सुनने का दूसरा इजी और मशहूर सोर्स कैसेट प्लेयर हुआ करता था। गुलशन की जूस की दुकान पर भी टेप रिकॉर्डर में कैसेट से भक्ति गाने बजा करते थे। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे। जूस की दुकान पर काम करते हुए धीरे धीरे गुलशन को बिजनेस की बारीकियों की समझ होने लगी। इन्होंने बिजनेस को बड़ा करने की ठानी और पिताजी की दुकान के बगल में एक छोटी सी कैसेट्स की दुकान खोल ली। कैसेट्स बेचने के साथ साथ गुलशन ने कैसेट्स को किराए पर भी देना शुरू कर दिया, जिससे मुनाफा बढ़ने लगा। साथ ही मल्टीटास्किंग करते हुए गुलशन दुकान पर थोड़ा बहुत मैकेनिकल काम भी कर लिया करते थे और अगर कोई कैसेट खराब हो जाता तो उसे ये खुद ही ठीक भी कर लेते थे। इतना ही नहीं, कैसेट्स की शॉप पर बैठे बैठे जब ये गाने और भजन गुनगुनाते तो आस पड़ोस की दुकान वाले और हर सुनने वाले इनकी गायकी की भी बहुत तारीफ करते। धीरे धीरे गुलशन कुमार के मन में ये आइडिया आने लगा कि क्यों ना अपनी आवाज में गाने रिकॉर्ड कर खुद की कैसेट बनाकर बेची जाए।
जिसके बाद इन्होंने खुद की भक्ति कैसेट्स बनाकर बेचना शुरू कर दिया। गुलशन कुमार की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी रही महंगे कैसेट्स के गानों को री रिकॉर्ड करके उसके आधे से भी कम दाम में बेचना। कहा जाता है कि जिस समय मार्केट में 30 रुपए की कैसेट्स मिलती थीं, वहां पर इन्होंने अपनी रिकॉर्ड की हुई भक्ति कैसेट को महज 7 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। इसी स्ट्रेटेजी ने आगे चलकर गुलशन को म्यूजिक इंडस्ट्री में एक छत्र राज करने में मदद की, जिसको हम विस्तार से आगे बताएंगे। मुझे तेरी मोहब्बत का गुलशन का री रिकॉर्डेड म्यूजिक का ये कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। जब व्यापार बढ़ा तो इन्होंने नोएडा में एक म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी खोल ली और फिर खुद के गाने के साथ साथ न्यूकमर सिंगर्स को भी मौका देने लगे और बड़े सिंगर्स के गाए गानों को इन नए गायकों की आवाज में रिकॉर्ड कर सस्ते दामों पर बेचने लगे। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। संगीत की दुनिया में आगे बढ़ते हुए इन्होंने फिर दिल्ली छोड़कर मुंबई जाने का फैसला किया। मुंबई जाने के बाद इन्होंने कुछ फिल्मी गानों का प्रोडक्शन शुरू किया। वहां पर भी फिल्मी गानों का प्रोडक्शन अच्छा चलने लगा, लेकिन असली कामयाबी तब मिली जब इन्होंने 1983 में मुंबई में टी सीरीज कंपनी की शुरुआत की। टी सीरीज कंपनी अपने सस्ते प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती थी। इस तरह धीरे धीरे ये लोगों में काफी फेमस हो गए। जीवन सफल उसी का समझो जिसने किया ये काम, कर लो चारों। यहाँ बताते चलें कि गुलशन कुमार ने अपनी कंपनी का नाम भगवान शिव के त्रिशूल के पहले लेटर टी पर ही टी सीरीज रखा। गुलशन भगवान शिव और माता वैष्णो देवी को मानने वाले थे। इन्होंने कई भजन और आरती अपनी म्यूजिक लेबल टी सीरीज से रिलीज किए। बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन। यही नहीं, गुलशन कुमार ने तब जम्मू स्थित मां वैष्णो देवी के मंदिर के रास्ते में श्रद्धालुओं के लिए भंडारा भी लगाया, जिसकी शुरुआत इन्होंने साल 1983 में वैष्णो देवी के बाणगंगा में की थी। गुलशन कुमार ने आगे चलकर कैसेट्स के अलावा अगरबत्ती, बोतल बंद पानी, डिटर्जेंट और सीलिंग फैन आदि का भी कारोबार शुरू किया। खैर, टी सीरीज कंपनी को पहला बड़ा ब्रेक मिला 1988 में, जब आमिर खान और जूही चावला की पहली फिल्म रिलीज हुई कयामत से कयामत तक। आपको जानकर हैरानी होगी कि तब फिल्म के रिकॉर्ड 80 लाख कैसेट बिके। इसके बाद 1990 में फिल्म आशिकी रिलीज हुई और उसकी म्यूजिक एल्बम ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। कुमार सानू नए किशोर कुमार बन चुके थे। इसी फिल्म से संगीतकार नदीम श्रवण की जोड़ी को भी पहचान मिली। ये फिल्म गुलशन कुमार की एज अ प्रोड्यूसर भी पहली फिल्म थी। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे। इसके साथ ही गुलशन ने अपने छोटे भाई कृष्ण कुमार को भी एक्टर के तौर पर लॉन्च करने का फैसला किया। इन्होंने भाई को लीड एक्टर के रूप में लॉन्च किया साल 1993 की फिल्म आजा मेरी जान से। पागल दिल मेरा तुमसे ये कह रहा, अब तो तेरे। लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इन्होंने उसी साल एक दूसरी फिल्म रिलीज की, कसम तेरी कसम, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप रही। सावन जो आग लगाए उसे सजनी का प्यार। लेकिन छोटे भाई को अपने बेटे की तरह मानने वाले गुलशन ने हार नहीं मानी और फिर भाई को हीरो बना के अगले फिल्म खुद ही प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी की। ये फिल्म थी बेवफा सनम। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने लूट लिया घर यार। गुलशन कुमार ने यहाँ भी अपनी एक स्ट्रेटजी लगाई और फिल्म से पहले इसके गानों को रिलीज कर दिया गया। इस फिल्म के गानों ने धूम मचा दी और जब फिल्म रिलीज हुई तो इन गानों को देखने लोगों का हुजूम सिनेमाघरों में उमड़ पड़ा। गुलशन की स्ट्रेटजी काम आई और फिल्म म्यूजिकल हिट साबित हुई। वफा तुझे भर जाई। इसके बाद का दशक टी सीरीज के नाम रहा। टी सीरीज से अपने करियर की शुरुआत करने वाले दो सिंगर्स ने बॉलीवुड में अपनी ऐसी जगह बनाई कि इन्हें आज भी टॉप सिंगर्स में शुमार किया जाता है। अनुराधा पौडवाल नई लता थीं तो सोनू निगम नए रफी। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट। दरियागंज में जूस की दुकान चलाने वाले एक लड़के ने म्यूजिक इंडस्ट्री की सूरत बदल कर रख दी थी। ये सब हुआ एक 7 रुपए की कैसेट की बदौलत और इसी के चलते उस लड़के का नाम पड़ा कैसेट किंग गुलशन कुमार। शिव शंकर का गुणगान करो, शिव भक्ति।
1997 में गुलशन कुमार अपनी सक्सेस के पीक पर थे। टिप्स और सारेगामा को पछाड़ते हुए टी सीरीज कंपनी भारतीय म्यूजिक के 65% मार्केट पर कब्जा कर चुकी थी। हर बड़ी फिल्म के म्यूजिक राइट्स टी सीरीज के पास थे। 1980 से 1990 के बीच मात्र 10 साल में इन्होंने अपनी काबिलियत, मेहनत और बेहतरीन बिजनेस स्ट्रेटजी के दम पर धमाकेदार तरक्की और शोहरत हासिल की। 1990 से 1995 के बीच इनके पास इतना काम हो गया कि म्यूजिक इंडस्ट्रीज के आधे से ज्यादा म्यूजिक टी सीरीज के थ्रू ही निकला करता था। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड के जितने भी गाने थे, टी सीरीज उनको या तो प्रोड्यूस करता या फिर कंपोज करता। गुलशन उस वक्त देश में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले व्यक्ति भी बन गए। लाल दुपट्टा मलमल का लाल। गुलशन कुमार की ये खासियत थी कि ये न्यू कमर्स को ज्यादा मौका दिया करते थे। ये हमेशा न्यू टैलेंट तलाशते, उन पर पैसे खर्च करते और उनके साथ ही अपने काम को आगे बढ़ाते थे। माँ हो तो ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो काली मैया। खैर, आइए अब आपको बताते हैं वो दर्दनाक कहानी कि कैसे और क्यों करियर के पीक पर महज 46 साल की उम्र में गुलशन कुमार को खामोश कर दिया गया। 12 अगस्त 1997 की तारीख थी, मंगलवार का दिन था। गुलशन कुमार पूजा की थाली लेकर अपने घर से निकले। लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, जहां बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे रहते थे, वहीं गुलशन कुमार का भी बंगला था। 10:10 का वक्त हुआ था जब सफेद कुर्ता और सफेद सैंडल पहने गुलशन कुमार अपनी मरून रंग की मारुति स्टीम से उतरे। सामने जीतेश्वर महादेव मंदिर था। जीतनगर में बना ये मंदिर करीब 4 साल पहले गुलशन कुमार को दिखा था और तब भगवान शिव पार्वती के भक्त गुलशन कुमार ने महंगे टाइल्स लगवाकर इस मंदिर को नया बनवाया था। तब से हर दिन वो इस मंदिर में दर्शन करने आते थे। रूटीन फिक्स्ड था और इस रूटीन पर नजर थी 3 लोगों की, जो उस दिन ताक लगाए गुलशन कुमार के इंतजार में बैठे थे। आगे क्या हुआ, इससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और आपको ये बताते हैं कि गुलशन कुमार पर नजर रखने वाले ये लोग कौन थे और इसकी वजह क्या थी। पूरी कहानी की शुरुआत होती है 7 जून 1994 से। जावेद रियाज सिद्दीकी नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे। सिद्दीकी एक फिल्म बना रहे थे, नाम था तू विश मैं अमृत। इस फिल्म में अदाकारा थीं ज़ेबा अख्तर। ज़ेबा एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थीं और कथित तौर पर उन्हें दाऊद इब्राहिम के कहने पर फिल्म में लिया गया था। लेकिन ज़ेबा को साइन करने के कुछ ही दिनों बाद कुछ वजहों से सिद्दीकी ने उन्हें हटाने का फैसला किया। ये बात दाऊद को नागवार गुजरी और 7 जून 1994 को सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके बाद ही गुलशन कुमार को भी कॉल आने शुरू हो गए। इसी के चलते यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उन्हें एक बॉडीगार्ड भी मुहैया कराया था। मुंबई में 1994 से 1997 के बीच कई फिल्म प्रोड्यूसरों को धमकियां मिली। इनमें सुभाष घई और राजीव राय का नाम भी शामिल था। फिर आया साल 1997। उस साल नदीम श्रवण जोड़ी फेम नदीम सैफी ने एक एल्बम लॉन्च किया। एल्बम का नाम था हाय अजनबी। इस एल्बम के कुछ गानों को नदीम ने खुद गाया था। नदीम चाहता था कि टी सीरीज इस एल्बम के राइट्स खरीद के इसे प्रमोट करे, लेकिन गुलशन इस बात के लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि उन्हें ये गाने कुछ खास नहीं लगे। गुलशन कुमार के भाई कृष्ण कुमार के अदालत में दिए बयान के अनुसार गुलशन ने नदीम से कहा कि उनकी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन फिर किसी तरह बात बनी और टी सीरीज ने राइट्स खरीद लिए। प्रमोशन के लिए एक वीडियो भी बनाया, लेकिन एल्बम फ्लॉप साबित हुआ। नदीम ने इसका दोष गुलशन कुमार को दिया। उसे लगता था कि ठीक से पब्लिसिटी ना होने के चलते एल्बम फ्लॉप हुआ है। अदालत में किशन कुमार ने बताया कि एक मुलाकात के दौरान नदीम ने गुलशन को इस बात के लिए धमकी भी दे डाली थी। इसके बाद 5 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार के पास एक कॉल आई। दूसरी तरफ अबू सलेम की आवाज थी। उसने कहा, वैष्णो देवी में रोज लंगर खिलाते हो, कुछ हमें भी खिलाओ। इसके बाद सलेम ने 10 खोखे यानी 10 करोड़ रुपए की मांग की। इसी कॉल में सलेम ने पूछा कि तुमने नदीम की एल्बम को सही से प्रमोट क्यों नहीं किया। तब गुलशन कुमार ने जवाब दिया कि नदीम की आवाज अच्छी नहीं है, इसलिए एल्बम फ्लॉप हुई। इसके बाद 9 अगस्त को एक बार दोबारा अबू सलेम का कॉल आया। किशन कुमार, जो कि इस वाकये के एकमात्र चश्मदीद थे, उन्होंने अदालत में बताया कि इस कॉल में दोबारा पैसों की मांग की गई। सलेम ने कहा, तुम हल्के में ले रहे हो, तुम अभी तक पुलिस के पास भी नहीं गए, मतलब तुम हमें सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो अब आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये कहकर सलेम ने फोन काट दिया। इन धमकियों के बाद गुलशन के दोस्तों ने उन्हें पुलिस में जाने को कहा, लेकिन उन्हें लगता था कि पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं होगा।
गुलशन कुमार गलत थे। 1 महीने पहले ही निर्देशक राजीव राय पर हमला हुआ था, लेकिन उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई थी, जिसके चलते उनकी जान बच गई थी। इससे पहले अबू सलेम ने सुभाष घई पर भी हमले की प्लानिंग की थी, लेकिन पुलिस ने उसके लड़कों को पहले ही पकड़ लिया था। इस घटना के बाद इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्टर ने अबू सलेम से बात की थी। रिपोर्टर ने सलेम से पूछा, क्या तुम्हारी धमकियां सिर्फ कोरी हैं? सलेम ने जवाब दिया, सिर्फ 1 हफ्ता और इंतजार करो। वो हफ्ता आया अगस्त में। उस दिन गुलशन कुमार का गार्ड भी उनके साथ नहीं था। तबीयत खराब होने के चलते वो घर पर ही रुक गया था। 10:40 पर गुलशन कुमार मंदिर से पूजा करके अपने गाड़ी की तरफ वापस आ रहे थे। कुमार ने पीछे पलट कर देखा तो नीले जीन्स पहने लंबे बाल वाला एक आदमी खड़ा था। कुमार ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ से जवाब आता है, बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर करना। एक गोली चलती है और कुमार के माथे को छूकर निकल जाती है। वो जमीन पर गिर जाते हैं। पूजा का सारा सामान भी बिखर जाता है। कुमार भागने की कोशिश करते हैं। वो पास के मौजूद एक घर में मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन उस घर में मौजूद औरत दरवाजा बंद कर लेती है। कुमार एक और दरवाजा खटखटाते हैं, वहां से भी कोई मदद नहीं मिलती। उनका ड्राइवर रूपलाल सूरज कलश उठाकर हमलावरों की ओर फेंकता है और वो भी वहीं गिर जाता है। इसके बाद हमलावर गुलशन कुमार के पास पहुंचते हैं। 2 लोग कुमार पर गोली चलाते हैं। वो दीवार से सहारा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं निढाल हो जाते हैं। कुल 2 मिनट में सारा खेल खत्म हो चुका था। तीनों हमलावर पास खड़ी एक टैक्सी के ड्राइवर को बाहर खींचकर निकालते हैं और टैक्सी लेकर चंपत हो जाते हैं। आधे घंटे बाद पुलिस आती है। गुलशन कुमार को नजदीक के कूपर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इंडिया टुडे के एक रिपोर्टर ने तब छोटा राजन से बात की थी। राजन ने बताया था कि गुलशन कुमार की हत्या में सलेम का हाथ है। उसने ये भी बताया कि डायरेक्टर राजीव राय पर हमला भी सलेम ने ही करवाया था और सलेम ये सब दाऊद के इशारे पर कर रहा था। दिल्ली ले जाकर गुलशन कुमार का अंतिम संस्कार हुआ और पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो कहानी सामने आई वो कुछ इस तरह थी। मई 1997 में दुबई में दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के दफ्तर में एक मीटिंग हुई। यहाँ तय हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री में खौफ पैदा करने के लिए गुलशन कुमार को मारकर एक नजीर पेश की जाएगी। इसके बाद 3 लोगों को हायर किया गया। इनमें से ही एक था असद राउफ उर्फ दाऊद मर्चेंट, जिसे बाद में उसके भाई अब्दुल राशिद के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा चार्जशीट में 19 लोगों को गुनहगार बनाया गया था। इसमें अबू सलेम, नदीम सैफी के साथ साथ एक और नाम था जो चौंकाने वाला था। ये नाम था टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी का। पुलिस ने दावा किया कि नदीम के साथ साथ रमेश तौरानी ने भी गुलशन कुमार की 25 लाख की सुपारी दी थी। साल 2002 में इस केस में पहला फैसला आया। पुलिस ने दाऊद मर्चेंट को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन बाकी लोगों को रिहा कर दिया गया। पुलिस रमेश तौरानी के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई, इसलिए अदालत ने उसे बेगुनाह माना। नदीम सैफी तब तक मुंबई छोड़कर लंदन भाग गया था। सरकार की तरफ से उसके प्रत्यर्पण की कोशिश की गई, लेकिन ब्रिटिश अदालत ने उसके खिलाफ पेश किए गए साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया। बाद में नदीम ने ब्रिटिश नागरिकता ले ली और कभी भारत नहीं लौटा। जहां तक अबू सलेम की बात है, उसे साल 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया, लेकिन उस पर कभी गुलशन कुमार हत्या का केस नहीं चल पाया। इसका कारण था पुर्तगाल और भारत के बीच समझौते की शर्तें, जिसके अनुसार अबू सलेम पर सिर्फ वो ही केस चल सकते थे जिन पर सहमति बनी हो, और इस लिस्ट में गुलशन कुमार हत्या का केस नहीं था। इंडियन पुलिस ने आरोपों में ये बताया था कि ये 1993 में हुए दंगों का मुख्य आरोपी है। उस समय भारतीय पुलिस अपने एफिडेविट में ये बताना भूल गई थी कि ये गुलशन कुमार के मर्डर का भी आरोपी है। सुरक्षा एजेंसी से हुई इस भूल के लिए आज भी अबू सलेम के ऊपर गुलशन कुमार के मर्डर का केस नहीं चलता है, जबकि अबू सलेम के कहने पर ही गुलशन कुमार को मारा गया था। कोर्ट की सुनवाई में उसे गायब दिखाया जाता है, इसलिए साल 2005 के बाद केस की सुनवाई के दौरान अबू सलेम को एब्सेंट माना गया, जबकि वो कुछ दूर आर्थर रोड जेल में ही बंद था। इस केस में आखिरी फैसला साल 2021 में आया, जब अदालत ने अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट और उसके बाद अब्दुल राशिद को उम्र कैद की सजा सुनाई। गुलशन कुमार पर गोलियां रऊफ मर्चेंट ने ही दागी थीं। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि नदीम सैफी और अबू सलेम के कहने पर हत्या को अंजाम दिया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते अबू सलेम पर केस नहीं चल पाया और नदीम सैफी भगोड़ा साबित हो गया। खैर, इस केस में इंसाफ कितना हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि गुलशन कुमार की लेगेसी आज भी जिंदा है।
टी सीरीज आज भी संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। उनके परिवार ने इसे आगे बढ़ाया और पिता के नाम को मिटने नहीं दिया, बल्कि इसमें और नगीने जड़े जो आज भी कायम हैं। आज टी सीरीज देश में संगीत और वीडियोस का सबसे बड़ा उत्पादक है। इनका मुख्य व्यवसाय फिल्मों, रीमिक्स, पुराने गाने, भक्ति संगीत, नए एल्बम आदि के संगीत से जुड़ा है। ये भारतीय संगीत बाजार के लगभग 60% से अधिक हिस्से में फैला हुआ है और 6 महाद्वीपों में 24 से ज्यादा देशों में म्यूजिक एक्सपोर्ट करता है। 2500 से अधिक डीलर्स के साथ टी सीरीज देश का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क भी है। गुलशन कुमार की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने साल 1975 में सुदेश कुमारी नाम की महिला से शादी की थी, जिनसे इनके 3 बच्चे हुए। बड़े बेटे भूषण कुमार और 2 बेटियां तुलसी कुमार और खुशहाली कुमार। आगे चलकर तुलसी कुमार एक जानी मानी गायिका बनी। भूल गए वो दिन क्यों रे जाने, क्यों वो शाम। तो दूसरी बेटी खुशहाली ने फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाया। तो वहीं इनके बड़े बेटे भूषण कुमार ने ही खास तौर पर अपने पिता के इस बिजनेस को आगे बढ़ाया और आज इनकी गिनती भी दुनिया की बड़ी शख्सियतों में की जाती है। Shiv, who heads my film division and OTT division, they were discussing with various people कि यार हमें स्टार्ट करना तो कुछ यूनिक चीज से करें। तो दिस यूनिक थिंग केम टू अस। सब जानते हैं कि गुलशन कुमार की मौत के बाद उनके भाई कृष्ण कुमार और बेटे भूषण ने ही टी सीरीज कंपनी को संभाला और इसे एक और ऊंचे मकाम पर पहुंचाया। जबकि गुलशन के निधन के समय उनके बेटे भूषण कुमार की उम्र महज 19 साल थी, फिर भी उन्होंने अपने चाचा के साथ मिलकर टी सीरीज का प्रभार संभाला था। भूषण कुमार की शादी एक्ट्रेस और मॉडल दिव्या खोसला से हुई और ये भी अब टी सीरीज को संभालने में अहम योगदान देती हैं। तो वहीं गुलशन की दोनों बेटियां भी अपने पिता के बिजनेस और उनके नाम को आगे बढ़ाने में खास योगदान रखती हैं और इनके परिवार में एक अच्छी बॉन्डिंग देखी जाती है। दोस्तों, गुलशन कुमार की ये कहानी जर्रे से आफताब बनने की कहानी है। उन्होंने भारतीय संगीत उद्योग को अपनी मेहनत, दूरदर्शिता और लगन से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने आम लोगों की नब्ज को समझा और म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नए जीवन और ऊर्जा का संचार किया। कह सकते हैं कि इनके जैसा शख्स कोई और नहीं हुआ और जब तक इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का वजूद रहेगा, गुलशन कुमार का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो दोस्तों, ये रही एक भक्त बिजनेसमैन गुलशन कुमार की कहानी, जिसको इस दुनिया से गए हुए दशकों बीत चुके हैं, मगर आज भी उनका जीवन लाखों लोगों के लिए प्रेरणादायक है और हमेशा रहेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए किसी और नई दास्तान के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। वेदिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।